नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से मेक इन इंडिया अभियान को लॉन्च कर दिया है, लेकिन साथ ही बात एक नहीं बल्कि दो एफडीआई की है। पहला एफडीआई विदेशी निवेश का और दूसरा है फर्स्ट डेवलप इंडिया, यानी कि पहले भारत का विकास होना चाहिए, फिर विदेश से पैसा लाइए। पीएम मोदी का कहना है कि भारत के में ये दम है कि वो व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार कर सके। उन्होंने उम्मीद ये जताई है कि भारत 50वें स्थान पर भी आ सकता है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो भारत माहौल के हिसाब से, यानी कारोबार करने के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो 135वें स्थान पर है। लेकिन इस मिशन के पूरा होने में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे से जुड़ी दिक्कतें हैं, इसके अलावा भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल कैसे पैदा होगा, क्योंकि इस अभियान की जो कामयाबी है वो इन्हीं जैसी कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है कि वाकई प्रधानमंत्री के मुंह से तो ये सब बातें निकली हैं, वो एजेंडा सेट तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम है जो बहुत सारे सालों में डेवलप हुआ है या कुछ तरह से करप्ट भी हुआ है, कैसे वो बेहतर हो पाएगा कुछ ही दिनों में। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके कुछ ही दिनों की सरकार में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। हम उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि कितनी बदली हैं चीज़ें अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ अमीरुल्लाह खान साहब हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा मेरे साथ अरुण मेहरा साहब हैं जो कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं और वो जिम्मेदार थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अरविंद प्रसाद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की के और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार एडिटर मनी भास्कर.com। हरवीर सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरवीर जी आपके साथ शुरुआत में करती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह के स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया है कि एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई उसके बाद आता है, और जो कैची वर्ड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि क्या जिस तरह से भारत के स्तर पर ये चीज़ अपील कर रही है, क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी उसको उसी तरह से देखेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, आयोजन बहुत अच्छा था, जुमले बहुत अच्छे हैं। मेक इन इंडिया, एफडीआई की डेफिनेशन एक नई तरीके से एफडीआई को पेश किया गया कि फर्स्ट डेवलप इंडिया। लुक इसके साथ कनेक्ट वेस्ट की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो देखने सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी और लगी भी हैं। एक भव्य आयोजन था, देश के तमाम सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर थे, बहुत सारी और दूसरी कंपनियों के लोग थे। तो सवाल है इस बात का कि जो इतना बड़ा ये आज हमने लॉन्च किया, 25 सेक्टर को सरकार ने कहा कि इन क्षेत्रों में लोग आएँ, निवेश करें, और हम लोग भारत की बनी हुई चीज़ें जीरो डिफेक्ट और उस तरह का सारा एक बनाने की बात की है। अब सवाल उठता है कि आज के इस आयोजन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो अपने मुद्दे उठाए, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा इशू है, केंद्र राज्यों का इशू है, डी लाइसेंसिंग की बात है। बेहतर होता क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ये मेक इन इंडिया की बात कही थी और उसको आज लॉन्च किया, क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ भी वो निवेशकों से बात करेंगे, तमाम सारे जो तो यानी आप जो है इसकी टाइमिंग को लेकर भी कुछ कह रहे हैं? तो देखिए, टाइमिंग काफ़ी तेज़ी से चल रही है। देखिए, आप जापान गए थे, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए, उसके बाद अभी ये अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का इसमें एक मकसद ये है कि ये जो पूरी कवायद है, इसमें आप कर क्या रहे हैं? आपने कहा कि ये सब दिक्कतें हम ये करेंगे, ईज़ करेंगे। ईज़ कैसे करेंगे? मतलब कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं उसको लेकर के आज कोई बात इस पूरे के लब्बो लुआ पूरा जो आयोजन था इतना बड़ा, जो करीब 2 घंटे ज़्यादा चला है, उसमें बेहतर होता कि सरकार बताती कि हम जो लैंड एक्विजिशन के लिए ये 4 चीज़ें करने जा रहे हैं, राज्यों के साथ जो जीएसटी लटका है वो तब तक लागू हो जाएगा, या हमारे जो टैक्स वाले इशूज है जिससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भागते हैं उनको हम इस तरह से एड्रेस करने जा रहे हैं, या तमाम सारे जो लेबर से जुड़े कानून हैं उसमें हम इतना टाइम बाउंड एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, ये हम तब्दीली करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे जो इश्यूज़ हैं, पोर्ट का है, रेलवे का है, या इवन हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको लेकर के जो चीज़ें हैं उसमें हम ये करने जा रहे हैं। कहने हम ये सब करेंगे, बट ये सब करने के लिए जो हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने हैं उनका अनाउंसमेंट इसमें से गायब है। मुझे ये एक बड़ी बात इसमें नजर आई है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं हरवीर सिंह के, जो पुख्ता चीज़ें, जो एक रोड मैप होना चाहिए था कि ये 10 चीज़ें, ये 5 चीज़ें परेशान कर रही हैं, राह में आ रही हैं। यूपीए सरकार पर बार बार आरोप इस बात का लगा कि पॉलिसी पैरालिसिस है, लेकिन क्यों वो पैरालिसिस हुआ? अरुण मेहरा जी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही जिम्मेदार रहे, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगातार चुभती रहीं? मैं जानती हूँ सरकार जाने के बाद भी आपने कई आर्टिकल्स इस पर लिखे कि किस तरह से जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी लेकिन फिर भी बदल नहीं रही थी। आपको लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ऐसी कोई बात आपको सुनाई दी, दिखाई दी, जिसने आपको थोड़ी संतुष्टि दी हो और शायद आपकी फिक्र को कम किया हो? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। हमने जो सुना प्रधानमंत्री से और जो उनके पहले जो भी बोले थे सेक्रेटरी हमारे इंडस्ट्री के, और हम जो देख रहे हैं ये 4-5 हफ्तों में क्या हो रहा है, जो
काम करना था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, वो काम अब हो रहा है। ये हमको मालूम था 3 साल हो गए या 4 साल हो गए कि ये काम करना है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनी थी उसमें ये सब लिखा था कि सब लोगों के सुनकर, स्मॉल इंडस्ट्री से सुनकर, अपनी इंडस्ट्री वालों से सुनकर, बाहर की इंडस्ट्री वालों से सुनकर एजेंडा क्या होना चाहिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। पहले नंबर 1 बात ये थी कि आपकी जो बिज़नेस रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं। हम पैसा देने को, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, किया भी है, पर फंस जाते हैं, बिल्कुल इतने फंस जाते हैं। आप ज़रा ये सफा करिए, सब परमिशन आसान होनी चाहिए, फॉर्म कम होने चाहिए, इंस्पेक्शंस कम होनी चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए। इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सफा कर दीजिए, पैसा बहुत आ जाएगा, आपकी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। लेकिन क्या हरवीर की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने कहा वो कि जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। जी। पहले सब लोग चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स करिए। काफ़ी स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की गई हैं, बहुत बातों पे की गई हैं, पर वो होती नहीं है उसके बाद में। तो इसलिए ये चाहिए था कि कोई सिस्टम हो जिससे जो भी करना है वो हो जाए। और ये हम कहना चाहते हैं ज़रूर कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में काफ़ी देश बढ़े हैं। जापान बढ़ा था, कोरिया बढ़े, अभी जर्मनी बढ़ता ही जाता है, और साथ में चाइना बढ़ रहा है। वो कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना? वो यही करते हैं कि उनकी जो मैकेनिज़म्स है, प्लेटफॉर्म जो हैं, जिस पे सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री वगैरह मिलकर एजेंडा बनाती हैं, और ऊपर से देखा जाता है कि ये सब मिलकर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मतलब प्रोसेस की ज़रूरत होती है। हम ये चाहते हैं अनाउंसमेंट की, ये स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, वो बदलती भी जाती हैं, कुछ होता नहीं है। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, जो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी देशों की है, जैसे हम कह रहे हैं जर्मनी, जापान, कोरिया और चाइना की, वो प्रोसेस होता है जिससे काम बनता है, काम होता है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि हम आपको दिखाएंगे कि अब काम होगा। जो लोग आप कह रहे थे कि होना चाहिए, जैसे बिजनेस रेगुलेशन आसान करना, हम करेंगे और कर भी रहे हैं, और ने बताया भी क्या किया। ठीक है जी। यानी हरवीर के पास जो है वो सवाल ज़्यादा हैं, आपके पास जो है आशाएं ज़्यादा हैं। अमानुल्लाह खान साहब, अमीरुल्लाह खान साहब, आप बताइए कि फ़िलहाल उन्होंने जो मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूँ उसमें ये भी है कि एक डेडिकेटेड टीम होगी जो गाइड करेगी, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको असिस्ट करेगी, गाइड करेगी, जब से वो आना शुरू करेंगे तब से। यानी कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा जिससे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगे कि एक अच्छा माहौल भारत में मिल रहा है और वो पैसा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया के कई देशों के पास पैसा बहुत है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो कि मिल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी फल जो है लटक रहा है, गिरने वाला है, लेकिन उसको एक सही जगह चाहिए। आप हरवीर से ज़्यादा सहमत हैं कि जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए थे, गाइडलाइन, एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए था, वो मिसिंग था, या फिर अरुण मायरा कह रहे हैं कि वो सब कुछ उन्हें मिला, हासिल हुआ जिसके लिए वो देख रहे थे? नहीं, मैं तो एक तीसरी बात कर रहा था, वो ये कि ये सही है कि हमें लो हैंगिंग फ्रूट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट भी है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर भी है, और हमें चाहिए कि हम ये आसान करें रेगुलेशन, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आए। लेकिन मसला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, जो बहुत बुनियादी हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए। सबसे बड़ी चीज़, और ये बिग टिकट चीज़ है, जिस पे कहीं से भी, इवन फ्रॉम द टॉप, कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप देखें जो कंट्रीज़ अरुण मायरा ने कहा, वहाँ पे बहुत सारा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं लगता। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसा नहीं, हमारी बड़ी संस्थाओं के पास कोई पैसा नहीं, कोई रिसर्च नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में बगैर इनोवेशन के कोई फ़ायदा ही नहीं, हम वहीं के वहीं रहेंगे जैसे थे पहले। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपने जिक्र किया, 135वां जगह जो है हमारी, उसमें सबसे बड़ा मसला रेगुलेशन है। और ये रेगुलेशन सेक्टोरल रेगुलेशन होता है। जैसे एक मिसाल दूं मैं, हेल्थ में अगर आप अस्पताल बनाना चाहें तो 75 परमिट चाहिए। हमें चाहिए कि वो हम आइडेंटिफाई करके उसको जल्दी से ख़त्म करना शुरू करें। कब तक इंतज़ार करेंगे? ये अभी तक हो जाना चाहिए था। ये लग रहा है कि मंशा तो है, लेकिन उस कैसे करना है वो समझ नहीं। ये भी जाता है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में, जहां लेबर लॉस को लेकर और जिस तरह से मजदूरों के अधिकारों को लेकर, और ज़मीन, जिस सबसे पहली चीज़ तो ज़मीन है। हम जानते हैं कई बड़ी कंपनियां, पॉस्को से लेकर दूसरी कंपनियां भी ज़मीन की वजह से जो अटकी रही। ऐसे में किसानों से किस तरह से हासिल की जाएगी, जहाँ लोगों का जो है रोज़गार, उनका जीवन जो है वही ज़मीन है, ज़मीन ही उनका खाना है, ज़मीन ही उनका भगवान है, ज़मीन ही उनकी सब कुछ है। ऐसी चीज़ों में, ऐसे माहौल में क्या वाकई अगर ये स्टेप्स नहीं तैयार किए जाएंगे तो वाकई एक बिल्कुल ऐसा सिल्क रूट लोगों के लिए हो जाएगा जहां बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि वो जो इंडेक्स बनाता है वर्ल्ड बैंक, उसमें सबसे अहम मुद्दा कंस्ट्रक्शन परमिट्स का है।
और वो बड़े बड़े टाइम में मिलता है। उसमें ये पेचीदगी उतनी नहीं है कि ज़मीन किसकी है और इससे लोग इमोशनली कितने जुड़े हुए, नहीं। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि लोगों के पास लैंड टाइटल है या नहीं है। ये आसान चीज़ें हैं जो हमें जल्दी से करनी चाहिए। ये डिजिटल भारत वगैरह से हो जाएगी अगर हम उस डायरेक्शन पे चलते रहें, लेकिन हमें चाहिए कि ये जल्दी करें। हम ये बहुत दिनों से, अरुण मेहरा को मैं कई साल से सुन रहा हूँ ये कहते हुए, और अभी तक ये हो नहीं पाया। हमारे पास वेरवितौल तो सारा है, अब तो ब्रॉडबैंड हर जगह हो जाएगा, कंप्यूटर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो लैंड टाइटल्स बड़ी आसान चीज़ है। लैंड जोनिंग हमें थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो लॉबी भी अभी बहुत मजबूत है भारत में, जो कि लैंड एक्विजिशन जो हमारा कानून है उसमें कहीं ना कहीं जो नरमी बरतने के लिए लगातार दबाव बना रही है इंडस्ट्री, लगातार बाजार जो दबाव बना रहा है उसको नहीं होने देगी। ये बात ठीक है कि बीजेपी इस नारे के साथ आई है कि विकास करेगी, ज़्यादा रिफॉर्म करना चाहती है, रिफॉर्मिस्ट पार्टी है, अपने आप में उसका एजेंडा ही वही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये आसान नहीं होने जा रहा है? नहीं, ये तो अंदरूनी बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस लगते हैं वो रूलिंग पार्टी में, वरना तो ये उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। वो जीते इलेक्शन इस बात पे कि हम ये करेंगे और अभी तक कर नहीं पाए, और वो इस वजह से कि खुद आपस में वो इस बात पे साफ नहीं है कि लैंड एक्विजिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आधे लोग कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आधे लोग कहते हैं कि नहीं, बाहर से नहीं पैसा आना चाहिए। कुछ लोग खुश हैं कि राजस्थान ने कानून बदल दिए लेबर पे, कुछ लोग नाराज हैं। ये विद इन द रूलिंग पार्टी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ये आप ही कह रहे हैं कि यूपीए सरकार से अलग होने जा रही है एनडीए सरकार की नीति, जहां तक जमीन को एक्विजिशन करने की बात है। मुझे अभी तक जो नजर आया है उससे ये लगता है कि ये अलग नहीं होने वाली, क्योंकि ये वही जबान कह रहे हैं, ये वही कॉन्ट्रडिक्शंस बता रहे हैं जो इससे पहले भी हो चुके हैं, और इन्होंने इतने दिनों में अभी तक इन मेजर मामलों पे कुछ नहीं किया। राजस्थान ने किया थोड़ा सा, लेकिन बाकी सेंटर पे हम अभी एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, वोट्स की भी बात है और लगातार अब हर कुछ महीने बाद ही इलेक्शन हो जाता है। अरुण मेहरा साहब की अब स्टेट में है, अब स्टेट में लगातार थ्रू आउट द ईयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अरविंद प्रसाद, ये बताइए, फिलहाल हम जानते हैं कोल ब्लॉक एलोकेशन के मामले में काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो निराश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। निराशा भरे हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं, लेकिन इसके बाद अब ये मेक इंडिया जो कैंपेन लॉन्च हुआ है, इससे किस तरह की उम्मीद है? क्या जो सेंटिमेंट है बाजार में, जो कारोबारी हैं खासकर बाहर से पैसा आने के अलावा जो घरेलू इन्वेस्टर है, वो कैसा महसूस कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं इस पॉइंट पे आने के अलावा मैं पहले जो एक पॉइंट आपने सेल की बात की, एक डेडिकेटेड टीम की बात की, मैं उसे भी टच कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो टीम हम लोगों ने ही सेटअप किया है। एक इन्वेस्ट इंडिया, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी सेटअप की गई है फिक्की के साथ, और उसमें टीम, और उसका अभी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम भी कर रहा हूँ। तो एक हम लोगों ने सेलेक्टेड टीम को हायर किया है जो सारे पॉलिसी इशूज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को समझती है और इन्वेस्टर्स को गाइड करेगी उस पॉइंट पे। दूसरे जो अभी जो आपका जो डिबेट चल रहा था कि ये सिर्फ बड़े बड़े अनाउंसमेंट, एक मीडिया अपॉर्चुनिटी था या वास्तविक में कुछ हो रहा है, तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से बता सकता हूं कि इसमें कई चीज़ों पे बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहे हैं। जो कई चीज़ें सामने आई है, कई चीज़ें अंदर से चल रही है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 135 से 50 पे, तो ये जस्ट स्लोगन नहीं था, ये एक डेडिकेटेड टीम DIPP में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन में, वर्ल्ड बैंक के टीम के साथ बैठ करके एक एक आइटम को एग्जामिन कर रही है और उसको सिंप्लीफाई कर रही है। सबसे बड़ा आपने जो ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं उनकी टारगेटिंग भी होगी कि आखिर इन कंपनियों को हम चाहते हैं कि देश में आए और कारोबार बढ़ाएं। तो वो भी टीम हम लोगों ने सेटअप किया है, हम लोगों ने सेटअप किया है। हम लोग मैंने 10 कंट्रीज में 30 सेक्टर से इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके जो ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में आइदर अनाउंसमेंट किया है, नहीं किया है या कर सकते हैं, हमने सेक्टर आइडेंटिफाइड किया। इसमें 25 सेक्टर्स की बात है, इनके नाम भी मैं ले देना चाहूँगी, जिसमें कि खासकर ऑटोमोबाइल है, केमिकल्स है, IT, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस। इनमें से आपको क्या लगता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स जो बनाए गए हैं, आप कह रहे हैं आप खुद ही जिम्मेदार थे सब तैयार करने के लिए, इसमें इंडस्ट्री की राय को शामिल करके ये सब किया गया है? इसलिए तो ये जो बॉडी सेटअप किया गया है इंटायरली गवर्नमेंट नहीं है, फिक्की के साथ एक ज्वाइंट बॉडी है, फिक्की, DIPP और स्टेट गवर्नमेंट तीनों मिल करके इसको सेटअप किया है, क्योंकि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इन्वेस्टमेंट लाने में, फैसिलिटेट करने में स्टेट गवर्नमेंट का भी, यानी आप ही कह रहे हैं हवा में बातें नहीं हो रही हैं। अरविंद प्रसाद, ये बताइए कि ऐसी कौन सी 5 अहम बातें हैं जो आप ये चाहते हैं कि बाजार का रुख बेहतर हो, जिससे एक माहौल बेहतर पैदा हो? बात हो रही है 135 से 50 पर जाने की और इंडस्ट्री में एक नई आत्मा फिर से जागे। 5 ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप होते हुए देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, ट्रस्ट की बात कही उन्होंने। ये ट्रस्ट कही
कॉमन पब्लिक के सेंस में कि आप जो फॉर्म भरते हैं तो गजेटेड ऑफिसर से साइन, बट वो इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है। इंडस्ट्री भी बहुत सारी चीज़ों, बॉयलर, कई चीज़ों में नोटिफाइड हो गया है कि जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है तो कई स्टेट्स ने भी शुरू किया है, आप एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन बना दीजिए और उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर ही सर्टिफाई कर देता है, उसके बेसिस पे आप बिल्डअप कर लीजिए। कोई वायलेट करता है तो उसको पनिश करिए, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात उन्होंने जो कहा, जो trust in the public at large, trust in industry and business, so whole approach towards governance which will be based on trust, and anyone who violates, he will be punished. You don't have to punish everybody. That was the first thing. Second thing, for the first time in the larger context, the profit term was very prominently mentioned. Ultimately in India the dialogue हर हमेशा ये रहा है कि प्रॉफिट को एक नेगेटिव सेंस में प्रोपेगेट किया जाता है। पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया गया आज प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी जो है ये टर्म होएगा। तो तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि मतलब ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री यहाँ पर सोशल वर्क करने के लिए है, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है कि प्रॉफिट तो जो है प्रॉफिट कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, प्रॉफिट से प्रॉस्पेरिटी आएगी और उसी से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसी से इंडिविजुअल का भी इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करेगा। इसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से लिंक किया। तो ये लीडरशिप जो इसी है, सारे रेगुलेशन अपनी जगह पे है, बट कंट्री में ये स्टेटमेंट, ये लीडरशिप की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो कॉमन पब्लिक का आना है वो जॉब क्रिएशन से आना है, जॉब क्रिएशन जो है वो प्रोस्पेरिटी जो है। मैं इसी बार में ब्रेक के बाद और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि इंडस्ट्री से तो पॉजिटिव आवाज़ें आ रही हैं और जो लोग, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं अरुण मायरा जैसे, वो भी कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ सिनिक्स जिन्हें हम कह सकते हैं सवाल अभी भी उठा रहे हैं कि वो रोड मैप, वो कॉन्क्रीट प्लान जो है तैयार नहीं है, और खासकर इस देश के जो करोड़ों युवा हैं उनके लिए इस मेक इन इंडिया प्लान में क्या कुछ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने लॉन्च कर दिया है अपना कैंपेन मेक इन इंडिया। आइए भारत में सामान तैयार करिए, जिससे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इंडस्ट्री भी इससे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल भी पूछ रहे हैं कि वाकई इस सब में एक हाई फ्लाइंग आइडिया तो नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या ज़मीन पर कितना कुछ बदल पाएगा, कितना कुछ उतर पाएगा ज़मीन पर, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हरवीर जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या आपको मैं उन सिनिक्स की कैटेगरी में रखूँ जो कि सवाल उठाते हैं और जवाब जो है पहले उन्हें चाहिए होते हैं? ये बताइए फिलहाल की सबसे बड़ी बात इस पे भी कही जा रही है कि जो आबादी का बढ़ना है लगातार, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आबादी बढ़ना दरअसल उस पोटेंशियल को भी रियलाइज करना होगा कि जो हर एक व्यक्ति के साथ आती है, हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके साथ आ रही है, कि अगर हम नौकरियां पैदा करते हैं तो वही इंसान जो है उसकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा खर्च करेगा और इसी तरह से पूरा एक साइकिल बेहतर बनता है। पीएम मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अच्छे सेल्समैन है। क्या आज ये आइडिया आपको बेच पाए हैं, आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो जब आपने कहा है कि अच्छे सेल्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा आयोजन था और ये सिंपल इकोनॉमिक्स है ना कि अगर आप किसी को जॉब देंगे, उसका इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी तो मार्केट में जाएगी, मार्केट में जाएगी तो डिमांड जनरेट होगी और जो इंडस्ट्री वहाँ पे है उसको डिमांड मिलेगी तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल उन्होंने बातें खूब की हैं और मैं मानता हूँ, जैसे इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं फिक्की से, जैसे कह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्ट इंडिया का एक प्लान बना रहे हैं, तो तमाम सारे हमारे जो औद्योगिक संगठन हैं वो हर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा इशू, जैसे आपने पहले भी उठाया कि लैंड एक्विजिशन का क्या होगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के बाद जो अमेंड हुआ और उस पर बरसों बरस जद्दोजहद चली, कैसा होना चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टैंडिंग कमेटी के लोग उसमें साथ में थे। अब वो कानून जैसे ही पास होता है तो इंडस्ट्री को तकलीफ हुई कि साहब ये गलत बन गया, अब उसको बदलवाना पहला काम हो गया। अब सरकार, पहले बयान आए कि नहीं इसको हम इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन जब बीजेपी दूसरी तरफ थी तो उन्होंने कहा था ये कानून बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब उसमें जब लगा कि थोड़ा आवाज़ उसके विरोध में उठ रहे हैं स्वर, तो ये हुआ कि नहीं सबसे मिलजुल के बात करेंगे। तो इंडस्ट्री की जो पहली रिक्वायरमेंट है, इन्होंने लगातार जो चैम्बर्स कह रहे हैं कि जो नया कानून बना है उसके हिसाब से हमें धंधा करना मुश्किल है। लैंड एक्विजिशन हम लोग नहीं कर सकते, जब जमीन ही नहीं आएगी तो इंडस्ट्री किस चीज़ पे आप बैठाएंगे। और अमीरुल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है फिलहाल कि यूपीए सरकार से बहुत ज्यादा एनडीए अलग नहीं होने जा रही, वरना चाहते तो पहले कर देते। लैंड एक्विजिशन वाला मसला एक बासेस से जुड़ा हुआ मसला है, पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत सारे लोगों की जान गई है, तमाम सारे आंदोलन हुए और उसमें कोई राज्य या कोई पार्टी उससे अलग नहीं रही, तब सबकी राज्य सरकारों में उसका विरोध हुआ और अभी जो कानून बना है उसको लेकर के थोड़ा सहमति थी, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत ऑब्जेक्शन है उसको लेकर के
कि जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट वाला जो मसला है, जो कंपनसेशन की बात है, सरकार ने उसमें उद्योग को शामिल किया। मेरा मानना है कि उद्योग को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं एन्युटी को तैयार है, वो कहते हैं हम ये नहीं कर सकते। दूसरी मेरी बात ये है कि वाकई ये अच्छे उपाय हैं और डूइंग बिजनेस जो उसको ईज करने की जो बात है, जाहिर सी बात है सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो कहा गया कि आप खुद ही अपना स्व प्रमाणित कर सकते हैं, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इंडस्ट्री को भी अगर ये सुविधाएं मिली है तो अच्छी बात है। जैसे अमरलाल जी उठाया था सवाल कि सरकार में भी इनर कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर लेबर लॉज और इनमें तब्दीली हुई है तो सरकार के जो बीजेपी के दूसरे संगठन है, उन्होंने कई मुद्दों पर आवाज के लिए जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो असहमतियां हैं वो अच्छी भी मानी जाती हैं। ये माना जाता है कि शायद जो अलग अलग तरह के ओपिनियंस हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सवाल तो बिल्कुल देखिए, अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो चर्चा कैसे होगी। बिल्कुल सही बात है, और शायद इसलिए हम स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। अगर सब एक राय होते तो इस डिबेट की, इस चर्चा की जरूरत नहीं थी। अरुण मायरा जी, ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ब्यूरोक्रेसी को लेकर उठाया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में नहीं बल्कि पिछले कुछ दशकों में जो एक मिजाज बना है ब्यूरोक्रेसी का, आपको लगता है कि नई सरकार के आते ही सब कुछ रातों रात बदल जाएगा? हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को भी हैंड पिक करने की कोशिश की गई है। बड़ा छोटा सवाल आप पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल आपके कॉन्ट्रडिक्शन का कह रहे थे। हम सुन रहे हैं बहुत कॉन्ट्रडिक्शन यहीं भी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि रोज़गारी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो हमको उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना चाहिए। तो मतलब किस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये 25% जीडीपी वगैरह की क्या बात है? हम एक और 2-3 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगा लेंगे, 25% जीडीपी हो जाएगी, पर एम्प्लॉयमेंट क्या बनेगी? अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो किस किस्म की इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और उनके क्या दुख हैं, और उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का बहुत रोल है। और इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डिफ़िकल्टीज सुनने से और उनको दूर करने से हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। और इसलिए हम याद कराना चाहते हैं सबको कि अगर एम्प्लॉयमेंट करना है, मतलब लोगों को अंदर लाना है, तभी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। तो जो लेबर लॉ ऐसे हैं कि आप लोगों को कितनी जल्दी बाहर भगा सकते हैं, उससे आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी? तो इसलिए हमारा माइंडसेट बदलना है कि हम ऐसे एटीट्यूड चाहते हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो मोदी जी ने कहा पहले एम्प्लॉय करो फिर वो आपके कस्टमर बनेंगे। अभी हुआ नहीं है, ये इंडस्ट्री में भी नहीं हुआ है अभी ये ख्याल कि हमने लोगों को एम्प्लॉय करना है, क्योंकि उनके लिए नहीं, वो हमारी रिसोर्स हैं। हमारे देश में इतने लोग हैं, उनकी वेजेस काफ़ी कम रहेंगी क्योंकि इतने हैं, तो वो हमारा एसेट होगा। पर हम ऐसे रिकमेंडेशन कर रहे हैं, किस किस्म के लेबर लॉ के रिकमेंडेशन कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करना है। दूसरी बात, अगर किसी बड़ी चीज़ को करना है, बहुत कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट का थोड़ा ऑर्डर होना चाहिए कि पहला कंस्ट्रेंट को किस वाले को हम अप्लाई करेंगे, दूर करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बिजनेस रेगुलेशन, जिसमें शायद आपकी ब्यूरोक्रेसी की बात है, पहले उसको करो, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है और उसको दूर करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है। और इसमें हम ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि मोदी जी ऊपर से सबके ऊपर जैसे हेडमास्टर हैं देख रहे हैं, और उसी होगा, ज़रूर डंडे से थोड़ा होगा। और कंपटीशन हो रहा है उनके अंदर, स्टेट्स के अंदर कंपटीशन हो रहा है। कौन सी स्टेट अपनी बिजनेस रेगुलेशन को, आपने हेडमास्टर का नाम दिया, हालांकि कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स के बीच फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, शायद जो भी कहें, ऊपर का दर्जा हासिल नहीं है कि हमारी पूरी टीम का कैप्टन होना चाहिए। हम अब कैप्टन कहेंगे, हेडमास्टर नहीं मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। जी हाँ, अमीरुल्लाह साहब ये बताइए। जी हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, हम जानते हैं बड़ी बड़ी जो है सेंटर की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो कई बार फेल होती हुई या उतनी कामयाब होती हुई नहीं देखी हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा यही बात हो रही है कि जहाँ ज़मीनें होंगी, सारी ज़मीन सेंटर में या दिल्ली के आसपास तो नहीं मिलेगी, दूर दराज के इलाकों में भी जाएंगी, और जाहिर है वहाँ दूसरे पार्टियों की सरकारें भी हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको लगता है कि सरकार का कोई विजन आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ये ज़मीन और उसकी इजाज़त के लिए तो कुछ अभी तक कहा नहीं गया है, और वो बहुत बड़ा रोड़ा है। आप देखें उसमें सबसे बड़ा मसला ज़मीन का ही है। लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे हमने कहा कि वो बड़े दिनों के बाद चेंज हुआ, फिर उसको बदलने की बात हुई, फिर हुआ कि नहीं हुई होगी, तो ये कन्फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ इस वजह से है कि अभी हम जो इससे पहले बात हुई ना, उस पर मैं थोड़ा कनेक्ट करूँ। मुझे ये लगता है कि अभी बहस 15-20 साल पुरानी बहस फिर शुरू हो गई। कौन कहता है प्रॉफिट अच्छी चीज नहीं है? अब आप दोबारा वो कह रहे हैं जो 20 साल पहले हमने डिबेट सेटल कर दी थी। अब इंडिया में कोई नहीं करता ऐसी बातें, ये 50-60 साल पहले होती थी। अब हर आदमी समझता है कि हाँ भाई, बिजनेस का एक मकसद होता है,
उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा, ये भी सब जानते हैं कि आजकल बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता। ये पुरानी सोच हो गई ये है, बहुत पुरानी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पुरानी बहस और ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बहस, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो मुझे डर है, खौफ है, वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग को जो इतना बढ़ावा दे रहे हैं हम फिर वही गलती कर रहे हैं कि एक सेक्टर पे सारा जोर। हमारा स्ट्रेंथ सर्विस सेक्टर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन का स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग रहा है। अब हम जबरदस्ती मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम फिर वही गलती करेंगे। हम फिर कुछ लोगों को फायदा करेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का फायदा करेंगे। अरुण बार बार कहते हैं कि स्मॉल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल सेक्टर का देखिए आज कोई जिक्र नहीं। स्मॉल सेक्टर को कौन देखता है, लेकिन बुनियादी सेक्टर वही है और सारी रोजगार वहीं पे पैदा होती है। अरविंद प्रसाद जी, क्या छोटे मझोले कारोबार जिनका जिक्र कर रहे हैं फिलहाल, जो कि आम आदमी के लिए एक तरह से एक सेल्फ प्राइड की भी वजह होती है कि वो बड़ी कंपनी के अंडर एम्प्लॉय बन के काम ना करेंगे, बल्कि छोटे छोटे काम जिसके लिए भारत हमेशा से जाना गया, आज़ादी के बाद से अब तक हमने डेवलप करने की कोशिश की, पिछले 2 दशकों में जरूर कहीं ना कहीं क्रश हुए हैं बिजनेस। आपको लगता है काफ़ी जवाबदेही जो है बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़े कारोबारियों की है इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल सही सोच नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे, जैसे गांधी जी ने फ्रीडम के बाद जो ये ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि गांव बेस्ड इकोनॉमी होगा। उसमें जो इवन जो गांधीयन थे उन्होंने, बल्कि चीन का हम एग्जाम्पल बार बार लेते हैं, चीन ने किस तरह से अपने जो मझोले कारोबार हैं उन्हें सपोर्ट किया है। थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा था कि उसमें में एनर्जी बेस्ड बड़ी कंपनी होती थी, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होता था। बट आज के दिन में जब गांव में ब्रॉडबैंड जाएगा तो गांव में इंफॉर्मेशन बेस होएगा। आपने देखा कि बैंकिंग इंक्लूसिवनेस के थ्रू गांव में फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी होगी, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन हो गया। थर्ड ये है कि वहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रोड हाईवेज की बात करते हैं, बट ब्रॉडबैंड नेटवर्क, गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो जब आज के दिन में गाँव में जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा, गाँव में फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी अवेलेबल रहेगी, स्किल सेट प्रमोट किया जा रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होएगा। तो ये बड़े इंडस्ट्री और बड़े मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस की ही बात नहीं है, जो प्रोसेस की बात की जा रही है उसमें एम्प्लॉयमेंट, छोटे छोटे एक्टिविटीज जो गाँव में होंगे, क्योंकि गाँव में आज एनर्जी है, गाँव में आज इंफॉर्मेशन है, गाँव में आज फाइनेंस है, डाउन इफेक्ट की बात करें कि बड़ा कारोबार प्रॉस्पेरिटी पे जाएगा तो नीचे भी स्किल, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव में स्टार्ट ही होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीचे से होकर ऊपर जाएगा। गांव में इन्फॉर्मेशन होगा, गांव में फाइनेंसेस होगा, गांव में डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होगी, गांव में स्किल होएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होएगा। आज आप गांव में कुछ शुरू करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है क्या क्या चीज जरूरत होगी, बाद में 2 साल कर लिया, पता लगा आपने इसको वायलेट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन रहेगा हर बिजनेस के लिए क्या क्या करना है। तो ये सारी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम मंशा एक जो है सरकार की तरफ से नजर आ रही है बड़ी, कि आइए हमारे यहाँ कारोबार करिए, और वो विश्वास फिर से कायम करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में कारोबार हो सकता है, यहाँ मुनाफा आप कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो फिलहाल इंडस्ट्री के मुंह से तो बिल्कुल तारीफें ही तारीफें सुनने को आ रही हैं, तारीफों के पुल बन रहे हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि जबकि बाहर के कारोबारी यहाँ आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ साथ ही जो हाशिए पर समाज है जिसको ज़्यादातर बड़े कारोबार से नुकसान होता देखा गया है, कम से कम उसकी तरफ से भी परवाह जरूर की जाए, और हो सकता है अगर हो पाए तो उसको थोड़ा फ़ायदा भी हो तो अच्छा ही है। इसी के साथ अभी इतना ही, नमस्कार।